हिंदी साहित्य लेक्चर 135। पहले हम देखते हैं जो पहला होता है वो पूर्व पद कहा जाता है उसे, और जो दूसरा होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद को याद करने के लिए ट्रिक है अतिदाब। समास के भेद को याद करने के लिए ट्रिक है अतिदाब। अतिदाब यानी समास 4 प्रकार के होते हैं। अतिदाब ट्रिक है। छोटा से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ती से हो जाएगा तत्पुरुष समास, द से हो जाएगा द्वंद्व समास, और बा से हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जहाँ पहला पद यानी पूर्व पद बड़ा होता है उत्तर पद से। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, जहाँ उत्तर पद बड़ा होता है पूर्व पद से। और द्वंद्व समास में क्या होता है, जहाँ उत्तर पद और पूर्व पद बराबर होते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद मिलके एक तीसरा कोई पद बनाते हैं, तो वो बहुव्रीहि समास है। अब हम जैसे देखते हैं अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है प्रतिदिन। प्रतिदिन इसमें जो प्रति है यानी पूर्व पद है वो उसका ज़्यादा महत्व है दिन की अपेक्षा, तो ये हो जाएगा प्रतिदिन एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद बड़ा होता है पूर्व पद की अपेक्षा। तत्पुरुष समास को 3 भागों में बांट के हम देखते हैं। एक तो कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु तत्पुरुष समास, और तीसरा है शेष, मतलब शेष को अलग से देखेंगे इसमें। तो कर्मधारय समास क्या है, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से, यानी विशेषण प्लस विशेष से जिसमें होता है वो कर्मधारय समास है। जैसे नीलगाय, पांडु रोग आदि। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, यानी विशेषण और विशेष जिसमें होता है वो कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं द्विगु तत्पुरुष समास या द्विगु समास। द्विगु समास में पहले संख्या होगा, उसके बाद उत्तर पद होगा, तो जिसमें संख्या और उत्तर पद होता है वो द्विगु समास है। जैसे त्रिभुज, चौराहा, दशानन, सतसई, पंचवटी आदि। ठीक, तो इसमें संख्या और फिर बाद में उत्तर पद हो, पहले संख्या हो फिर बाद में उत्तर पद हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। और शेष क्या है, शेष में कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो परंतु उनमें संबंध विशेषण विशेष्य का न हो। शेष में क्या होगा, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो परंतु उनमें संबंध विशेषण विशेष्य का न हो। जैसे बेटी बेटा, तो वो तत्पुरुष समास के शेष में आएगा। फिर से एक बार पढ़ूंगा, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो परंतु उनमें संबंध विशेषण विशेष्य का न हो। जैसे बेटी बेटा। ठीक, अब हम देखते हैं समास के तीसरे भेद द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास में क्या होता है, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद बराबर होते हैं। जैसे माता पिता, दाल रोटी। ठीक, अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद मिलके कोई तीसरा पद बनाते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक नए अर्थ निकाले, यानी एक नए अर्थ यानी मिलता जुलता अर्थ निकाले, तो वो बहुव्रीहि समास है। तो योग रूढ़ शब्द जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक नए अर्थ निकाले। जैसे नीलकंठ, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, अब हम देखते हैं संधि।
संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं संधि क्या क्या होता है, पॉइंट के रूप में देखेंगे। तो संधि में पहला पॉइंट है ये वर्णों के मध्य होती है। दूसरा है ये तत्सम शब्दों में होता है। तीसरा है अलगाव भी कर सकते हैं, संधि में अलगाव भी कर सकते हैं जिसे संधि विच्छेद कहते हैं। और चौथा है लाभ, यानी लाघो प्रयत्न लाघो। इससे लाभ क्या होता है कि लाघो यानी छोटा हो जाता है, यानी प्रयत्न लाघो बोलते हैं। ठीक, अब संधि के भेद करते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के बीच संधि, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन की संधि, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन की संधि, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं संधि व्यवस्था। संधि व्यवस्था, संधि व्यवस्था हिंदी को संस्कृत का योगदान है। संधि व्यवस्था हिंदी को संस्कृत का योगदान है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो शब्द या शब्दांश निकट आते हैं तो पूर्व पद का अंतिम वर्ग और उत्तर पद का पहला वर्ग इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि कुछ वर्ण विकार के साथ दोनों शब्द मिलकर एक शब्द में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। यदि इस परिवर्तन को शून्य करके मूल शब्दों को पुनः पृथक कर दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। शब्दों की रचना में संधि उसी प्रकार सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास है। संधि की भूमिका इन सभी में है। जिस भी उपसर्ग, प्रत्यय या समास के दौरान वर्ण जोड़ते हैं वहाँ संधि का नियम ही प्रभावी होता है। संधि तत्सम शब्दों में ही होती है। हिंदी में शेष शब्दों के स्तर पर संधि व्यवस्था को आगे बढ़कर नहीं अपनाया है। अब हम देखते हैं संधि के भेद को। तो सबसे पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। उदाहरण है जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, यानी पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, यानी विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। छोटा आ प्लस ई बराबर ए, यानी देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ, यानी सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर औ। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। बड़ा आ प्लस ए बराबर अय। सदा प्लस एव बराबर सदैव। ठीक, अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के जुड़ने से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के जुड़ने से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। वाक प्लस मय बराबर वांग्मय। उत प्लस लास बराबर उल्लास। उत प्लस हत बराबर उद्धत। ठीक, ये हो गया व्यंजन संधि। विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार उपस्थित होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार
उपस्थित होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नि निह प्लस चय बराबर निश्चय। ठीक, निह प्लस छल बराबर निश्छल। दूह प्लस गंध बराबर दुर्गंध। यशः प्लस धरा बराबर यशोधरा। अतः प्लस एव बराबर अतएव। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का व्याकरण। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हम ध्यान करते चले। सबसे पहले हमने देखा भाषा को बांटा ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण और लिपि, जिसमें हमने ध्वनि को देख लिया, फिर हमने शब्दावली को देखा। अब हम व्याकरण को देखते हैं। तो हिंदी भाषा का व्याकरण जो है उसे 4 भागों में बांट के देखा जाता है। एक पद संरचना, फिर कारक व्यवस्था, फिर विकारोत्पादक, फिर वाक्य संरचना। पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक और वाक्य संरचना। पद संरचना को 2 भागों में बांटते हैं, विकारी, अविकारी या अपव्यय। विकारी, अविकारी या अपव्यय। तो विकारी 4 होते हैं, अविकारी या अपव्यय भी, अब अव्यय भी 4 होते हैं। उसी प्रकार कारक व्यवस्था है, कारक व्यवस्था 8 होते हैं। कारक व्यवस्था के बाद आता है विकारोत्पादक। विकारोत्पादक 6 होते हैं। कौन कौन? लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य, भाव। लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य, भाव। फिर लास्ट में आता है वाक्य संरचना। अब सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की पद संरचना। तो हिंदी की पद संरचना 2 प्रकार, मैंने कहा था हिंदी की पद संरचना में 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी या अपव्यय। तो विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी या अपव्यय भी 4 होते हैं। कौन कौन? योजक या समुच्चय बोधक, योजक या समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। योजक या समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा व्यक्ति, समूह, देश या स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी सामूहिक वर्ग का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी सामूहिक या वर्ग का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है जैसे सेना, टीम, नाटक मंडली आदि। और द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है पदार्थ। ठीक, अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार का तीसरा। पहला प्रकार हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव या स्थिति का नाम भाववाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम यानी सभी का नाम। ठीक, सभी का नाम यानी सर्वनाम है। जो संज्ञा का स्थानापन्न बने, जो संज्ञा का स्थानापन्न बने वो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं, जिन्हें याद करने की ट्रिक है अनाप शनाप। क्या ट्रिक है? अनाप शनाप। अनाप शनाप ट्रिक है। तो छोटा से हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ना से हो जाएगा निश्चयवाचक, पा से हो जाएगा पुरुषवाचक,
सा से हो जाएगा संबंधवाचक, ना से हो जाएगा निजवाचक और पा से हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मुख्यतः 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और वचन मुख्यतः 2 प्रकार से हैं, एक वचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में होगा मैं या हम, और बहुवचन में होगा हम या हम लोग। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में होगा एक वचन तू या तुम, और बहुवचन हो जाएगा तुम या तुम लोग। उसी प्रकार अन्य पुरुष में एक वचन हो जाएगा वह और बहुवचन हो जाएगा वे। ठीक। दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित संबोधन के लिए बोला गया, निश्चित संबोधन के लिए बोला गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह या वह, यही या वही, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कोई, कहीं, ये सब अनिश्चय संबोधन के लिए बोले जाते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई या कहीं। ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? कौन, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक है। निजवाचक सर्वनाम क्या है? अपना, अपनी, अपने, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक क्या है? जो, सो आदि संबंध को व्याख्यायित करें, मतलब जो, सो आदि जो है संबंध को व्याख्यायित करें। तो हमने देख लिया संज्ञा, देख लिया सर्वनाम, देख लिया। अब हम देखते हैं विशेषण। विशेषण और भाववाचक संज्ञा। देखो विशेषण में जैसे विशेषण है, विशेषण और भाववाचक संज्ञा को पहले हम समझते हैं, फिर हम विशेषण को समझेंगे। ठीक। तो विशेषण क्या है? कोई भी विशेषता जो है ना, कोई भी विशेषता वो विशेषण है। जैसे लंबा या लंबी, ये विशेषण हो गया। कोई भी विशेषता वो विशेषण है, जैसे लंबा या लंबी। वहीं भाववाचक संज्ञा क्या है? वो विशेषता का नाम है। विशेषता का नाम भाववाचक संज्ञा है। जैसे लंबाई, विशेषता है लंबा या लंबी और विशेषता का नाम क्या है? लंबाई। ठीक। जब भी दोनों में संदेह हो कि विशेषण कौन है, भाववाचक संज्ञा कौन है, जब भी दोनों में संदेह हो तो किसी संज्ञा के साथ जोड़कर देख लें। ठीक। आमतौर पर संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं जुड़ती है। ठीक। तो इस वजह से हो जाएगा विशेषण क्या है? कोई भी विशेषता वो विशेषण है। भाववाचक संज्ञा क्या है? विशेषता का नाम भाववाचक संज्ञा है और संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं जुड़ती है। ठीक। अब तीसरा हम देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक। वो विशेषण है। अगर क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण है। जब विशेषण विशेषण की विशेषता बताए तो परविशेषण है। जब विशेषण विशेषण की विशेषता बताए तो उसे परविशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार को याद करने के लिए ट्रिक है जीएसपीएस। जीएसपीएस ये ट्रिक है। जी से गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे हैं लंबा, छोटा, बेवकूफ, बुड़वक, मोटा, पढ़ाकू, गोरा, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। एस से हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जहाँ सर्वनाम ही विशेषता हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जहाँ सर्वनाम ही विशेषता हो वो सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और पी से हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। पी से क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण। और यस से हो जाएगा संख्या बोधक विशेषण। यस से हो जाएगा संख्या बोधक विशेषण। अब हम देख लेते हैं विशेषण के प्रकार को जल्दी से। ट्रिक है जीएसपीएस यानी गुणवाचक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और संज्ञा बोधक विशेषण। तो इसी के साथ लेक्चर 135 यहीं पे समाप्त होता है।